नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद मैं लाइव आया हूँ फेसबुक पे और आज हम लोग बात करेंगे संघ और बीजेपी के बीच में जो तीखी नोक-झोंक हुई है उस पे। जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर में पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से हिंसा हो रहा है और कुकी और मैतेई जो वहाँ की दो जनजाति समूह है उसके बीच में लड़ाई चल रहा है। और इस पे ताज़ा स्थिति ये है कि 3 दिन पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, उनके गाड़ी के ऊपर में भी हमला किया गया और वहाँ पे जो है पूरा ड्रेस पहने हुए कुकी विद्रोही नज़र आ रहे हैं। तो इस पर संघ के जो सरसंघचालक है मोहन भागवत, उन्होंने ये बोला कि इस पर कुछ करना चाहिए केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को। और नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में भी मणिपुर नहीं गए और मणिपुर में 2 सीट है लोकसभा का और दोनों एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी और उसके घटक दल दोनों हार चुके हैं दोनों सीट को। तो उस पर उन्होंने जब बोला तो बीजेपी की तरफ से भी छिटपुट प्रतिक्रिया आई। लेकिन उसके पहले जेपी नड्डा ने लगभग 3 सप्ताह पहले ये कहकर एक तरह से संघ को दरकिनार किया था कि अब आरएसएस की बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं है। ताज़ा स्थिति ये है कि इंद्रेश कुमार ने कल शायद ये कहा है कि जिनको अहंकार हो गया है उनको श्री राम जी ने 241 सीटों पर रोक दिया और जो राम के विरोध में बोलते हैं और रहते हैं, यानी कि वो बात कर रहे थे कांग्रेस और उसके घटक दलों की, उसको श्री राम जी ने 234 सीटों पर रोक दिया। अब बात यहाँ ये है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब संघ को 100 साल पूरे होने वाले हैं। 1925 में संगठन बना था, हेडगेवार जी ने बनाया था और 2025 में 100 साल पूरे होने वाले हैं। और ये कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण ये सब बोला जाने लगा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि संघ का जो रिकमेंडेशंस है बहुत जगह पे, संघ के लोगों का जो पैरवी है बहुत से जगह पे, उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसको अलग रखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी का बहुत बड़ा ऐसा कुनबा है जो उसी तरीके से बोल सकते हैं कि नेपोटिज्म से ग्रसित है जैसे कि कांग्रेस है। यानी कि बाप का बाद में बेटा को कहीं जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। इवन अमित शाह का बेटा, अगर अमित शाह का बेटा नहीं होता तो बीसीसीआई के, आईसीसी के जो बोर्ड मेंबर में है वो नहीं हो पाता। और भी बहुत सारे लोग हैं जो नेपोटिज्म के चलते बीजेपी में हैं, परिवारवाद के चलते बीजेपी में हैं। और बीजेपी जो ये कह रही है या नड्डा जी बोल रहे हैं कि हम अकेले काफ़ी हैं, तो भैया नड्डा जी एक काम कीजिए, आपका जो बीजेपी पार्टी है जिसके आप अध्यक्ष हैं, उनसे ज़रा सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे जो है डेली मीटिंग करवाइए। तो ज़रा 1-2 महीने करा के देखिए, कहीं फील्ड वगैरह में करा के देखिए कि क्या ये सफल हो पाता है नड्डा जी। फिर ये भी करा के देखिए नेशनलिज्म के ऊपर में चर्चा और तमाम तरह के राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन और उसके ऊपर में परिचर्चा पूरा भारत में लगातार आयोजित करा के तो देखिए क्या ये संभव है। एक पार्टी, क्या कांग्रेस या बीजेपी अपने लोगों को सुबह में 4-5 बजे उठा के नेशनलिज्म के नाम पे, राष्ट्र प्रेम के नाम पे एकत्रित कर सकती है? क्या वो स्पिरिट पैदा हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो आरएसएस ने पैदा किया है और जिसके कारण बीजेपी को इतना जो है 3 बार इधर और इसके पहले भी जो बीजेपी आई उसके कहीं ना कहीं तह में आरएसएस का लोगों का काम है, आरएसएस के लोगों का जो है त्याग है, तपस्या है, जो सतत 100 वर्षों से चली आ रही है। तो
आज इनको सत्ता मिल गया है, तो सत्ता मिलने के बाद ये अपने मन माफिक तरीके से चल रहे हैं। अपने लोगों को अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठा रहे हैं। आरएसएस का कैडर को दरकिनार कर रहे हैं, संगठन से भी मतलब हटाने का कोशिश कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं। और आज ये बोलने लगे हैं कि आरएसएस का कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि पूरा का पूरा स्पिरिट, जो वोटिंग स्पिरिट बीजेपी के तरफ आया है, वो ड्यू टू आरएसएस आया है। आरएसएस अगर आज के डेट में बोल दे कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, तो इनका पता नहीं 15% वोट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे भी इनको 36-37% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता है, लेकिन इनको 15% भी वोट मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है। अगर आरएसएस आज बैक कर लेती है अपने सभी जो है चीज़ों से कि मैं किसी भी तरीके से राजनीतिक समर्थन नहीं करता हूँ बीजेपी का, तो मुझे नहीं लगता कि इनको 15% वोट भी मिल सकता है। तो ये जो स्पिरिट है देश प्रेम का, राष्ट्र प्रेम का, सांस्कृतिक जो जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक रोमांटिसिज्म, वो जो पैदा हुआ है वो आरएसएस का किया हुआ है। और ड्यू टू द आरएसएस इनको आज सत्ता मिला है। आज घमंड में ये जो कुछ भी बोल ले, जो कुछ भी कह ले, दरकिनार कर दे, किसी भी संगठन के कार्यों को दरकिनार कर दे। पिछले 100 साल का जो कार्य है किया हुआ आरएसएस का, उसको दरकिनार कर दे। मोहन भागवत के बयान को, इंद्रेश कुमार के बयान को, और तमाम जो हजारों लाखों लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस के कारण बीजेपी को वोट करते हैं। बीजेपी का अपना क्या विचारधारा है आज तक पता नहीं चला। बीजेपी अभी भी बहुत सारे मुद्दों पे आरएसएस का ही विचारधारा से चलता है। जो 370 हटाने का जो मुख्य मुद्दा था वो आरएसएस का था, आरएसएस का ड्रिवेन मुद्दा था बहुत पुराने समय से। और भी कई मुद्दे हैं जो हिंदू जन जागरण से जुड़ा हुआ, वो आरएसएस के मुद्दे रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज पे आरएसएस ने काम किया है। आरएसएस एक जनमत बनाया, एक जनसहमति बनाया पूरा इंडिया में। ये क्या कर सकते हैं? बंगाल में बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, वोटिंग नहीं कराने दिया, इन्होंने क्या किया? मणिपुर में हिंसा हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? केरला में देख लीजिए कि क्या स्थिति है, वहाँ पे क्या नहीं होता है। मतलब सरेआम आरएसएस के कार्यकर्ता का हत्या हुआ है, कई कार्यकर्ताओं का। इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जो जम्मू कश्मीर में अभी हुआ, जो गोलीबारी बस पे, राइसी का दुर्घटना जो है, उसमें पीएम मोदी जो है, मोदी जी के द्वारा एक शब्द नहीं निकला मुंह से, न एक ट्वीट आया। और ये ट्वीट कर रहे थे कोई उधर यूरोप का किसी प्रधानमंत्री पे हमला हुआ था, तो उस पर ये ट्वीट कर रहे थे। लेकिन अपने देश के अंदर में जो हो रहा है कुछ भी, उस पर ये न तो ट्वीट करते हैं, न तो ये बोलते हैं, न तो इनके कान में जू रेंगता है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। और ये जो घमासान चल रहा है ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि इनको पूरा घमंड हो चुका है कि हमारा संगठन मतलब सब कुछ, हम मतलब सब कुछ, और हमारा संगठन अब सभी जगह पे जीतेगा और हम अपने वजह से जीतेंगे, अपने बदौलत जीतेंगे। जबकि इनका कोई भी नेता में, इवन जेपी नड्डा अगर खड़ा हो जाए तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता है। ये उसका है। कहीं मैंने सही से जेपी नड्डा को बोलते नहीं सुना। वो हमेशा, उसका शकल देखिए जेपी नड्डा का, और शकल से कैसा लगता है, शकल से चापलूस टाइप का लगता है। तो जेपी नड्डा जो है वो चापलूस है पूरी तरीके से। आप शकल सूरत आप पढ़िए, उसका चेहरा को पढ़िए, वो चेहरा में चापलूसी छुपा हुआ है, वो चापलूस है एक नंबर का। तो जेपी नड्डा जी, आप चापलूसाई करिए, आपसे पॉलिटिक्स नहीं होगा। आप सही से, आपका आवाज़ भी नहीं निकलता बोलने के लिए। आपको इसीलिए रखा गया है कि खुद नहीं बैठ सकते तो ऐसा एक कमज़ोर आदमी को बैठा दो जो आपका सारा कुछ काम करे। तो ये स्थिति है इनका। देखिए क्या होता है, घमंड में ये कहाँ तक जाते हैं।
प्रधानमंत्री जी का तो चेहरा 241 सीट मिलने के बाद में उतर गया था। अभी पता नहीं क्या दुर्गति इनका लिखा हुआ है, और ये घमंड पता नहीं इनको कहाँ तक ले जाएगा। धन्यवाद।